हार्वर्ड ने इप्स्टीन से $9.1 मिलियन का डोनेशन लिया। दिन के 12 से 16 घंटे जेल के बाहर गुजारता था इप्स्टीन। प्रोस्टिट्यूशन, 14 साल की लड़कियों को विक्टिम्स की जगह प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। सितंबर 1996 एक लड़की ने FBI को फोन किया, डरी हुई आवाज में। उसने बताया एक आदमी है न्यूयॉर्क में, बहुत अमीर, बच्चों की फोटोज रखता है, अब्यूज करता है। FBI एजेंट ने क्या किया, फोन काट दिया। पहली कंप्लेंट 1996, पहला फेडरल अरेस्ट 2019, 23 साल। FBI को पता था, प्रोसिक्यूटर्स को पता था, मीडिया को पता था, फिर भी 23 साल। ये जेफरी एप्स्टीन की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने उसे प्रोटेक्ट किया। और डॉक्यूमेंट्स देखो, सिस्टम ने एग्जैक्टली वही किया जैसा डिजाइन किया गया था। जेफरी एप्स्टीन, नाम सुना होगा, बिलियनियर, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, अगस्त 2019 में जेल में मर गया। मीडिया ने बहुत कवरेज दी, कौन उसके साथ फोटोज में था, कौन उसके आइलैंड गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन एक सवाल जो कम पूछा गया, हाउ दिस वाज लीगली पॉसिबल। ये आदमी जिसके खिलाफ FBI ने 36 माइनर विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसके घर से हजारों फोटोज मिली थी, जिसके खिलाफ 53 पेज का फेडरल इंडिक्टमेंट रेडी था, उसे फेडरल चार्जेस से बचने का डील कैसे मिला? सिर्फ 18 महीने काउंटी जेल में, वर्क रिलीज के साथ, मतलब दिन में 12 घंटे बाहर। और ये डील विक्टिम्स को बताए बिना फेडरल जज ने बाद में रूलिंग दी। प्रोसिक्यूटर्स ने लॉ तोड़ा है, लेकिन किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिली। आज हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कोर्ट फाइलिंग्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट्स, NPA नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट का एक्चुअल टेस्ट, स्पेकुलेशन नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। और फैक्ट्स खुद इतने आउटरेजियस है कि कमेंट्री की जरूरत ही नहीं है। सितंबर 1996, मारिया फार्मर, 26 साल की न्यूयॉर्क की स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थी। जेफरी एप्स्टीन ने उसे जॉब ऑफर की थी, रिसेप्शनिस्ट की, अपने मैंशन में। मारिया ने कुछ महीने काम किया और उसने देखा बहुत यंग लड़कियां, 14 साल की, 15 साल की, आ रही थी उसके घर पे। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल उन्हें रिक्रूट कर रही थी। मारिया ने खुद भी अब्यूज फेस किया, एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों से। उसने FBI को कॉल किया, मियामी फील्ड ऑफिस, सब बताया, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, क्या होता है उस घर में। FBI एजेंट का रिस्पॉन्स, बात करते करते फोन काट दिया। नो फॉलोअप, नो इंटरव्यू, नो इन्वेस्टिगेशन। पर मारिया अकेली नहीं थी। 1997 में लॉस एंजलिस में एलेसिया आर्डेन ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की थी। जेफरी एप्स्टीन ने उसे विक्टोरिया सीक्रेट का रिक्रूटर बन के अप्रोच किया था और अब्यूज किया। पुलिस ने रिपोर्ट ली। फिर क्या हुआ? 1996 से 2005 तक 9 साल, मल्टीपल कंप्लेंट्स, जीरो फेडरल इन्वेस्टिगेशन। 2005 में ऐसा क्या हुआ जो फाइनली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई? FBI ने अपनी गलती सुधारी? नहीं। एक मां ने लोकल पुलिस को फोन किया, सिस्टम ने वैसा ही काम किया जैसा उसे डिजाइन किया गया है। मार्च 2015, पाम बीच, फ्लोरिडा, एक मां ने लोकल पुलिस को बताया उसकी बेटी एप्स्टीन के घर गई थी, वहां उसे अब्यूज किया गया। डिटेक्टिव जोसेफ रेकरे को केस मिला। रेकरे ने वो किया जो FBI ने 9 साल में नहीं किया, इन्वेस्टिगेट किया। 13 महीने का अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन, 27 विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए, एज थी 14 से 23 साल के बीच। एप्स्टीन के घर का कचरा तक खोज डाला, फोन नंबर्स मिले, मैसेजेस मिले, विक्टिम के इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड हुए। एप्स्टीन के पूरे घर में हिडन कैमरास भी लगाए गए ताकि सब चीज रिकॉर्ड हो सके। एक विक्टिम ने टेस्टिमनी दी, 100 से ज्यादा बार गई थी वो उसके घर में, और वहां पे रिक्रूटर्स को इंस्ट्रक्शंस थे एप्स्टीन से, यंगर द बेटर। डिटेक्टिव रेकरे ने क्या रेकमेंड किया? 4 बार अनलॉफुल विथ माइनर्स, 1 बार अब्यूज, फेडरल रेफरल फॉर ट्रैफिकिंग। पुलिस चीफ माइकल रेटर ने केस स्टेट अटर्नी बैरी क्रिस्चर को भेजा। क्रिस्चर ने क्या किया? ग्रैंड जूरी कन्वीन की। 27 विक्टिम में से कितनों को बुलाया? 2, सिर्फ 2। और ग्रैंड जूरी ने क्या किया? सिंगल चार्ज लगाया, फेलनी सोलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन, 14 साल की लड़कियों को विक्टिम्स की जगह प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। उसके बाद केस को FBI को ट्रांसफर किया गया। अब FBI ने ऑपरेशन लीप ईयर स्टार्ट किया। असिस्टेंट US अटर्नी मैरिया विलाफेने लीड कर रही थी। मई 2007 में विलाफेने ने 53 पेज का फेडरल इंडिक्टमेंट ड्राफ्ट किया। ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, मैंडेटरी जेल ऑफ 15 इयर्स, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट। पर इंडिक्टमेंट कभी फाइल ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिस्टम यहां पे वैसा ही काम किया जैसा उसे डिजाइन किया गया है। सितंबर 24, 2007, US अटर्नी R. अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, NPA। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। टर्म 1, फेडरल गवर्नमेंट एप्स्टीन को प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। 36 आइडेंटिफाइड माइनर विक्टिम्स के बाद भी, 53 पेज का इंडिक्टमेंट होने के बाद भी। टर्म 2, एप्स्टीन सिर्फ स्टेट चार्जेस को मंजूर करे, जो की थी सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग नहीं। टर्म 3, सारे को कॉन्स्पिरेटर्स को इम्यूनिटी मिलेगी, जो की थे सारा केलन, एड्रियाना रॉस, लेस्ली ग्रॉफ, नाडिया मार्सिनकोवा। ये वो सब लोग थे जो विक्टिम्स को रिक्रूट करते थे।
टर्म 4, इम्यूनिटी एक्सटेंड होगी टू एनी पोटेंशियल को कॉन्स्पिरेटर्स को भी, जिनका कि अभी तक नाम आया था और नहीं भी आया था, मतलब ब्लैंकेट इम्यूनिटी। टर्म 5, एग्रीमेंट को पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, मतलब सीक्रेट। टर्म 6, विक्टिम्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा बिफोर डील। एक्चुअली वर्स देन दैट, डील साइन होने के बाद भी प्रोसिक्यूटर्स विक्टिम्स को लेटर भेजते रहे। केस करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, प्लीज बी पेशेंट। डील ऑलरेडी डन था, विक्टिम्स को डेलिबरेटली मिसलीड किया गया। रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ 18 महीने काउंटी जेल में। वर्क रिलीज प्रिविलेजेस, दिन के 12 से 16 घंटे जेल के बाहर गुजारता था इप्स्टीन। अपने मेंशन में मजे की लाइफ जीता था। शेरिफ ऑफिस के लोग उसके सुपरवाइजर नहीं थे, उसके चमचे थे, उसका काम करते थे और वो उन्हें अपने पेरोल पे रखा था। काफी सारे विक्टिम्स ने ये बार बार बताया, वर्क रिलीज के दौरान भी इप्स्टीन ट्रैफिकिंग कंटिन्यू करता रहा, पर इसे कभी भी फॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। 2019 में जज केनेथ मैरा ने रूलिंग दी, प्रोसिक्यूटर्स ने सीवीआरए वायलेट किया, विक्टिम्स को इन्फॉर्म नहीं किया, डेलिबरेटली मिसलीड किया, अ टेल ऑफ नेशनल डिस्ग्रेस। डीओजे ने अपनी इंटरनल रिव्यू की, नवंबर 2020 में रिपोर्ट आई। कंक्लूजन, एकोस्टा ने पुअर जजमेंट यूज किया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं, पुअर जजमेंट बस, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। सेनेटर बेन सैसे ने क्या कहा? Letting a well-connected billionaire get away with child rape and international sex trafficking isn't a poor judgment. It's a disgusting failure. और यहाँ सिस्टम ने वही किया जैसा उसे डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया पे वायरल क्लेम हो रहा है, इप्स्टीन CIA, FBI के लिए काम करता था, इसलिए डील मिली। इस क्लेम का सिंगल सोर्स है विक्की वार्ड का जुलाई 2019 का आर्टिकल। एक एनोनिमस फॉर्मर व्हाइट हाउस ऑफिशियल की कोट पे बेस्ड है। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एकोस्टा ने 3 बार अंडर ओथ मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। डीओजे की 348 पेज की ओपीआर रिपोर्ट, नो एविडेंस कि इप्स्टीन इंटेलिजेंस एसेट था। जनवरी 2026 में FBI का क्लैरिफिकेशन आया, इप्स्टीन का FBI से कोई कनेक्शन नहीं था। इजराइल के 2 फॉर्मर पीएम्स नेतन्याहू और बेनेट ने पब्लिकली डिनाई किया कि इप्स्टीन मोसाड के लिए काम करता था। सच ये है कि इप्स्टीन शैतान था, ना कि धुरंधर। अब तक एक पैटर्न दिख रहा है, ये सिर्फ प्रोसिक्यूटर्स की फेलियर नहीं थी, सारे इंस्टीट्यूशन फेल हुए थे। 2015 ABC न्यूज एंकर एमी रोबैश ने वर्जीनिया जोफ्रे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। जोफ्रे एप्स्टीन सर्वाइवर में से एक थी जिन्होंने की ऑन कैमरा एलिगेशंस दिया। स्टोरी रेडी थी, ABC ने स्टोरी एयर ही नहीं की। 2019 में एक लीक फुटेज आई, रोबैश ऑफ कैमरा बोल रही थी, I have had the story for 3 years. We would not put it on air because the British Palace found out we had allegations about Prince Andrew and threatened us. MIT मीडिया लैब ने एप्स्टीन से $8.5 लाख का डोनेशन लिया था, और ये सब 2008 के बाद जब इप्स्टीन कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था। MIT के स्टाफ इप्स्टीन को आपस में वोल्डेमॉर्ट बुलाते थे, वो जिसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए उसका डोनेशन एनोनिमस तरीके से लिया गया। हार्वर्ड ने इप्स्टीन से $9.1 मिलियन का डोनेशन लिया और उसे विजिटिंग फेलो अपॉइंट किया गया। अब बारी आती है बैंक्स की। डॉयशे बैंक इप्स्टीन का क्लाइंट था। कन्विक्शन के बाद भी न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स ने डॉयशे बैंक को $150 मिलियन का फाइन किया। जेपी मॉर्गन चेज ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को 6 सस्पिशियस एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स फाइल की थी, पर हुआ क्या? ना ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कुछ किया, ना बैंक ने कुछ किया, बस फाइन का पैसा दिया। किसी को भी कोई जेल नहीं हुई, यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं किया गया। नवंबर 28, 2018 मायामी हेराल्ड ने 3 पार्ट सीरीज पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस। रिपोर्टर जूली के ब्राउन, एक रीजनल न्यूज़पेपर की एक रिपोर्टर जो FBI ने 22 साल में नहीं किया, उसने कर दिखाया। ABC न्यूज के पास स्टोरी थी पर उन्होंने उसे पब्लिश नहीं किया। मायामी हेराल्ड के पास स्टोरी नहीं थी, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया। ब्राउन ने पुलिस चीफ रेटर और डिटेक्टिव रेकारे को फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड बात करने पे कन्विंस किया। मीडिया अटेंशन के बाद जुलाई 6, 2019 में FBI ने एप्स्टीन को अरेस्ट किया। 12 साल बाद वही चार्जेस जो 2007 में रेडी थे। इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ब्राउन को हिलमैन प्राइज मिला, पुलित्जर फाइनलिस्ट। लेकिन एक्चुअल लेसन ये है, इंस्टीट्यूशंस फेल नहीं हुए मिस्टेक्स से, उन्होंने वही किया जो उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर में था। चेंज तब आया जब आउटसाइडर ने अकाउंटेबिलिटी सेट की। अब कुछ दूसरे केसेस देखते हैं। मैसाचुसेट्स 2025 हाई एंड ब्रॉथल रिंग, $5.6 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू, 2800 आइडेंटिफाइड क्लाइंट्स में सिटी काउंसलर, हार्वर्ड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सब के सब। और उस 2800 क्लाइंट्स में से सिर्फ 34 पे चार्ज हुआ, 0 जेल गए। 33 ने प्री ट्रायल प्रोबेशन ली, सिर्फ $2000 का फाइन लगा। अब एक और केस, रॉथरहैम यूके में 1997 से 2013 16 साल में एटलीस्ट 1400 बच्चे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हुए। 47 पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट हुए। 14 के अगेंस्ट केस था पर 0 फायर्ड, 0 क्रिमिनल चार्जेस किसी ऑफिशियल पे। यहाँ पैटर्न सेम है, प्रोसिक्यूशन सबको बचाने की कोशिश करता है, सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है एज पर योर सोशल स्टेटस। अब तुम सोच रहे हो ये अमेरिका की कहानी है, हमसे क्या लेना देना?
बहुत लेना देना है, क्योंकि ये कहानी वेल्थ की है और ये पैटर्न यूनिवर्सल है। ये कहानी पैसे की है कि कैसे पैसे की ताकत से गुनहगार जस्टिस से बच जाते हैं। ये एक 2 टायर जस्टिस सिस्टम की कहानी है। इंडिया में भी यही पैटर्न है। कितने हाई प्रोफाइल केसेस में झट से बेल मिल जाती है, कितने ही एक्यूज्ड बेल और पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं, कितने ही रेपिस्ट जेल के बाहर है और कितने ही सोशल एक्टिविस्ट जेल के अंदर। ये सिस्टम डिजाइन किया गया है रिसोर्सेज के लिए, एक्सेस के लिए, कनेक्शंस के लिए। ये सिनिकल टेक नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और डॉक्यूमेंटेड रियलिटी को चेंज करने का पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना, उसे मानना। तो क्या करना चाहिए? पहला, इंस्टीट्यूशनल क्लेम्स पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। दूसरा, छोटे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करो। तीसरा, सर्वाइवर वॉइस सेंटर में होना चाहिए। इस पूरे केस में सर्वाइवर्स को प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया, उनकी टेस्टिमनी को माना ही नहीं गया। सर्वाइवर्स ने 23 साल की फाइट की, कुछ ने कंप्लीट जस्टिस नहीं देखी, लेकिन उनके जज्बे के बदौलत ही जेफरी एप्स्टीन 2019 में जेल गया। ये स्टोरी डिस्टर्बिंग है, लेकिन डिस्टर्बिंग फैक्ट ये नहीं है कि एक मॉन्स्टर था। डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हुए। एकोस्टा पुअर जजमेंट, बैंक पैसे देके निकल गए, मीडिया ने अपना काम नहीं किया, सॉरी मेरी गलती है। सिस्टम ने एग्जैक्टली वैसा ही काम किया जैसा उसे डिजाइन किया गया है। पर एक सवाल है, क्या हम उस डिजाइन को एक्सेप्ट करेंगे या उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे? सोचिएगा, विचार कीजिएगा।